गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश भागों में लोकतंत्रात्मक शासन मौजूद है और इस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन का अधिकार जनता को प्राप्त है। लेकिन आपने देखा है कि जनता को जो शासन का अधिकार प्राप्त है वह किस प्रकार से शासन करती है। क्या वह प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही है। तो इस आधार पर प्रतिनिधित्व के कुछ सिद्धांतों का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, अगर इसका इतिहास हम देखें तो प्राचीन काल में यूनानी शासन व्यवस्था में या भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे प्लेटो के समय में जो शासन व्यवस्था थी वो भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही थी। लेकिन उस समय क्या था कि लोकतंत्र जो था उसको हम शुद्ध रूप में लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि जो जनता थी वह दो भागों में डिवाइड थी। एक तरफ थे स्वतंत्र जन जिनकी संख्या लगभग 10% के आसपास रही होगी और दूसरी तरफ थे दास और उनकी संख्या लगभग 90% के आसपास थी। तो वहाँ पर केवल जो स्वतंत्र जन थे उन्हीं को शासन के कार्य में प्रतिभाग करने का अधिकार प्राप्त था। तो इस प्रकार से उसको हम वास्तविक लोकतंत्र नहीं कह सकते बल्कि एक लोकतंत्र का दिखावा कह सकते हैं। इसी प्रकार से भारत में भी कुछ ऐसी शासन के केंद्र थे, जैसे लिच्छवी था, मैथिली था और भी कुछ स्थान थे जहाँ पर लोकतंत्र कुछ रूपों में मौजूद था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह 1688 में घटित ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद अस्तित्व में आया और धीरे धीरे विश्व के देशों में इसका विस्तार होता गया। यहाँ पे लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है कि यह जनता का शासन है। जैसा कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यानी यहाँ पर जनता ही अपने ऊपर शासन करने का काम करती है। लेकिन जो लोकतंत्र का स्वरूप होना चाहिए उसके लिए कुछ आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं कि अगर जनता अपने ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना चाहती है तो उसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन होती है वह यह होता है कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत सीमित होनी चाहिए और वह जनसंख्या एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने किसी भी मुद्दे पर खुद से निर्णय लेने में सक्षम हो। लेकिन वर्तमान समय में आपको पता है कि विश्व की जो जनसंख्या है वह तीव्र गति से बढ़ती हुई जा रही है और किसी भी देश की जो जनसंख्या है वह इतना ज़्यादा हो गई है कि उसका एक जगह पर एकत्रित होना संभव नहीं रह गया है। तो जब जनसंख्या एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकती है तो वह अपने बारे में एक साथ सामूहिक रूप से निर्णय कैसे ले सकती है। तो इसीलिए शासन के जो लोकतंत्र है उसके दो रूपों का प्रचलन हुआ। जो प्रारंभिक अवस्था में लोकतंत्र था उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो लोकतंत्र पाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि वहाँ पर जो शासन के कार्यों का संचालन होता है उसको पूर्ण रूप से जनता ही संपन्न करती है, जनता ही सारे शासन के कार्यों को करती है, सारे कार्यों को वही देखती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष शासन होता है उसमें जब जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जनता कुछ अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन करने का अधिकार दे देती है और वहाँ पर एक टाइम पीरियड निर्धारित हो जाता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं इतने समय तक शासन करेंगे, उसके बाद फिर से उनको जनता के सामने जाना पड़ेगा और जनता का समर्थन उनको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणालियाँ मौजूद हैं और उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है, जो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड ने कुछ विधियों का प्रयोग करके, जिनको परिपरीक्षा, उपक्रम और प्रत्याहान
कहा जाता है। इन तीनों उपायों के माध्यम से वह अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कायम रखे हुए हैं। वहाँ पर सामान्यतः छोटे छोटे कैंटन हैं। कैंटन का तात्पर्य है जैसे हमारे यहाँ पे ज़िले होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे छोटे छोटे कैंटन हैं और उन कैंटनों की जो जनता होती है किसी भी मुद्दे पर एकत्रित होकर निर्णय लेती है और उसके आधार पर वहाँ पे शासन के कार्यों का संचालन होता है। जो नियम कानून पारित होते हैं उसको भी उनसे अनुमति लेनी आवश्यक होती है। इसके साथ ही वहाँ पर राइट टू रिकॉल का अधिकार है कि वह अपने किसी भी चुने गए प्रतिनिधि को कभी भी वापस बुला सकती है। तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। लेकिन वर्तमान में विश्व के लगभग अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन की समस्त शक्तियाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रदान कर दी जाती है और वह एक निश्चित समय तक शासन के कार्यों का संचालन करते हैं और जब उनका टाइम पीरियड पूरा होता है तो वह फिर दोबारा जनता के सामने अपने कार्यों के आधार पे उनके समर्थन की आशा से उनके समक्ष फिर से आते हैं। अगर उनके कार्य अच्छे हैं तो जनता उनको दोबारा सेलेक्ट करती है और अगर उनके कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है तो वह दोबारा दूसरे लोगों को अवसर देती है और उनको कार्य करने के लिए वहाँ पर भेजती है। अब ये जो शासन का ये तो हो गया लोकतंत्र के प्रकार, यानी लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है वह कहाँ पर लागू होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता स्वयं शासन कर रही है, वहाँ पर प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिनिधित्व की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी जनता अपने प्रतिनिधियों का जो चयन करती है वह दो तरीके से करती है। एक तरीका है कि वह प्रत्यक्ष रूप से करती है उनका चयन और दूसरा तरीका है वह अप्रत्यक्ष रूप से उनका चयन करती है। अब प्रत्यक्ष रूप से चयन कैसे करती है? जैसे भारत में आप एग्जाम्पल ले सकते हो। भारत में जो ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है, विधायकों का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, ये जो तीनों चुनाव हैं ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। यहाँ पर प्रतिनिधि खड़े होते हैं चुनाव के मैदान में और जनता उनको अपने वोट के माध्यम से सेलेक्ट करती है। जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाते हैं वह चुनाव में जीत जाता है और जिसे कम वोट प्राप्त होते हैं वह चुनाव से बाहर हो जाता है। तो इसको हम प्रतिनिधित्व की प्रत्यक्ष प्रणालियाँ कहते हैं। दूसरी है अप्रत्यक्ष तरीके से जनता चुनाव करती है, जो अप्रत्यक्ष प्रणालियाँ। इसमें क्या होता है कि इसमें जनता खुद से प्रतिनिधियों का चयन नहीं करती है, बल्कि वह पहले से ही जिन लोगों का चयन कर चुकी है उनके माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है, उसको ले सकते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एक निर्वाचक मंडल करता है और उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? भारत के जितने भी सांसद हैं जो चुने गए हैं, साथ ही जितने राज्य हैं, राज्यों में जो विधायक होते हैं जो चुने गए हैं, इनसे मिलने वाला जो प्रतिनिधिमंडल होता है उसी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जनता द्वारा पहले इनका सिलेक्शन किया गया सांसदों का, विधायकों का, और फिर वो सांसद और विधायक मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, या फिर जो प्रधानमंत्री का भी चुनाव हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें भी जनता ने तो सभी को सिलेक्ट किया है सांसदों को, लेकिन उन सांसदों में प्रधानमंत्री कौन बनेगा कभी कभी तो स्थिति अस्पष्ट होती है। लेकिन अगर अस्पष्ट स्थिति है तो ऐसे समय में उनमें भी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके जो सांसद होते हैं वो सांसद अपने में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से अप्रत्यक्ष हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रतिनिधियों के चुनने की प्रक्रिया है वो भी दो है, एक है प्रत्यक्ष प्रक्रिया और दूसरी है अप्रत्यक्ष प्रक्रिया।
आगे इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं, उसको आगे क्लियर करेंगे। अब इसमें इतना ही, धन्यवाद।